हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम ना एक्चुअली बैगला 138 जो है BGL है, उसका डिमांड आया था आपका। तो एक्चुअली बुक पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह कर देते ताकि आपको आइडिया लग जाए एंड कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी प्रिपेयर हो जाए। तो रिपीटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो चांसेस है कि आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स मैंने बनाए वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो भी रीडिंग स्किल्स है, ठीक है, जो अलग अलग रीडिंग स्किल्स है वो क्या है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग स्किल्स दैट मे बी टॉट इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। एक लैंग्वेज क्लासरूम में क्या क्या डिफरेंट रीडिंग स्किल्स सिखाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला है एलिमेंट्री रीडिंग। ठीक है, अब एलिमेंट्री रीडिंग में ऐसा होता है कि जो लर्नर होती है उसको एक प्रोसेस सिखाया जाता है जहाँ पे वो जो अल्फ़ाबेट्स है, जो लेटर्स है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के, ठीक है, उसको किस तरीके से एसोसिएट करना या एक साथ लेके आना है ताकि वो एक रेलिवेंट साउंड क्रिएट कर सके या एक मीनिंगफुल कंटेक्स्ट बन सके उसका। ठीक है, मतलब किस तरीके से हम लेटर्स वगैरह को जोड़ के शब्द बना सकते हैं, उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, उस चीज़ की ओर फोकस करती है। ठीक है, अब इसके अंदर में कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि सबसे पहला जो रीडिंग टास्क होती है एलिमेंट्री रीडिंग में, उसमें डिकोडिंग का हम देखते हैं, मतलब जो भी एब्स्ट्रैक्ट सिंबल होती है, ठीक है, उसको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं जो स्पोकन लैंग्वेज है उसमें। ठीक है, मतलब जो भी वो किस तरीके से करेक्ट है नहीं है, इवन जो भी ऐसे लेटर्स होते हैं, मतलब जो भी साइलेंट लेटर्स होते हैं, स्पेशली जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो मतलब ऐसे लाइक दिख रही है, मतलब और ऐसी भी चीज़ें। तो ओके, सिंपल टर्म्स से मैं समझाती हूँ, इतना एक्सप्लेन करूँगी तो किसी को समझ नहीं आएगा। इन सिंपल टर्म्स एलिमेंट्री रीडिंग में हम ये चीज़ सिखाते हैं कि आप किस तरीके से जो भी दोनों के बीच के, या फिर ऐसा है कि स्पेलिंग के डिफरेंस होने से, इवन अगर एक वर्ड का डिफरेंस है, ठीक है, तो किस तरीके से वो अलग स्पेल हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से होती है। जो सबसे पहला मतलब हम मेन चीज़ है जो हम डिकोडिंग पे काम करते हैं कि किस तरीके से हम सारे लेटर्स को, सिंबल्स को आइडेंटिफाई कर सके, उसको डिकोड कर सके कि ये वर्ड अगर इसके साथ मिलती है तो ये साउंड क्रिएट करेगी। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो टाइम लगती है एलिमेंट्री रीडिंग में, ये डिपेंड करता है कि एज क्या है, मैच्योरिटी क्या है, उनकी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या है, एंड अदर सोशल फैक्टर्स जो होती है वो भी मैटर करती है यहाँ पे। ठीक है, कि कितना टाइम लग रहा है सामने वाले को ये चीज़ समझने में। तीसरी चीज़, इस स्टेज में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसको अवॉइड किया जाता है, मतलब ऐसे वर्ड जैसे कि जिसकी स्पेलिंग तो सेम है बट आप बोल सकते हो कि उसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं या जब हम पढ़ते हो तो उसको अलग तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, स्पेलिंग बिल्कुल सही है बट व्हेन वी रीड एक्चुअली उसका नहीं होता, जब वो किसी और कंटेक्स्ट में भी यूज़ होते हैं, ऐसा होता है कई बार। ठीक है, मतलब वैसे वर्ड्स जो लाइक स्पेलिंग जो इंग्लिश में होती है वो भी सेम है और लर्नर्स की जो लैंग्वेज होती है उसमें भी सेम है। ठीक है, बट डिफरेंटली प्रोनाउंस होती है, उसको अवॉइड करने। नेक्स्ट चीज़ है जो चॉइस ऑफ वर्ड होती है। ठीक है, उस मतलब वो फोकस करनी चाहिए टेक्स्ट के ऊपर, मतलब हम किस वर्ड को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड होगा। हम टेक्स्ट वाइज पढ़ेंगे, जो भी टेक्स्ट होगा उसमें लिखा हुआ, जो भी लेटर्स, जो भी वर्ड्स लिखे हुए, उस चीज़ पे हम फोकस करेंगे ज़्यादा। ठीक है, तो एलिमेंट्री रीडिंग नॉर्मली फर्स्ट स्टेज ऑफ रीडिंग होता है। अगर आप इंटरमीडिएट रीडिंग के देखते हो तो ये नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, अब इसमें जो होता है हम स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट पैदा करते हैं कि वो किस तरीके से रीडिंग की ओर ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं या इंटरेस्टिंगली पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो एक्चुअल रीडिंग एसोसिएशन होता है, मतलब जो लेटर्स और साउंड के बीच का जो रिलेशन होता है, उस स्किल को एक्चुअल में इस यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाता है। पहले तो हम आइडेंटिफाई कर रहे थे राइट साउंड्स वगैरह को, अब यहाँ पे उसको किस तरीके से एसोशिएट करना है लेटर और साउंड को प्रॉपर, ठीक है, किस तरीके से मास्टर करना है उसको, इस चीज़ की ओर हम फोकस करते हैं। अब यहाँ पे जो भी साइलेंटली या कॉन्फिडेंटली जो प्रेडिक्ट करते हैं ना साउंड वैल्यूज़ वगैरह, लेटर्स की हो या कॉम्बिनेशंस की हो, उस चीज़ पे हम फोकस करते हैं और यहाँ पे हम एक्चुअली एकेडमिक पर्पस से पढ़ते हैं। ठीक है, हम एकेडमिकली उस चीज़ पे फोकस करते हैं। अब अगर हम इसके पॉइंट्स को देखें तो जो लर्नर्स है, ठीक है, उनको सबसे पहले तो रीड करना चाहिए और एग्जामाइन करनी चाहिए टाइटल क्या है या उनकी हेडिंग क्या है हर सेक्शन की। ठीक है, और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो मेन टॉपिक है, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी पैराग्राफ्स लिखी है वो उनका सेंट्रल आइडिया क्या है, उनका मेन कंसर्न क्या है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि टॉपिक है फिर उससे बिल्कुल ही भटक जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, उससे रिलेटेड ही होती है। तो बस टाइटल पढ़ के वो चीज़ें को प्रेडिक्ट करना होता है। ठीक है, सबसे पहला ये होता है।
नेक्स्ट इज़ जो लर्नर्स है उनको पहले पढ़ना चाहिए फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ को, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट सेंटेंसेस है हर पैराग्राफ को, उसको पढ़ के समझने की कोशिश करनी चाहिए कि पैसेज जो है ओवरऑल, ठीक है, उसमें क्या आइडिया देने की कोशिश की गई है। तीसरी जो लर्नर्स है उनको सेकेंड रीडिंग भी करनी चाहिए, मतलब एक बार आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया देन आप सेकेंड रीडिंग करोगे, ठीक है, ताकि जो भी चीज़ें आप भूल चुके हो या जो भी अनफेमिलियर वर्ड्स वगैरह है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो ज़्यादा, मे बी डिक्शनरी के रिक्वायर्ड हो सकती है, ऐसी चीज़ों को आप दोबारा पढ़ के उससे रिलेट करने की कोशिश करोगे। मतलब कई बार ऐसे होता है ना कि वर्ड्स का मतलब हमें नहीं पता, इवन मेरे साथ भी होता है कि मेरे को पर्टिकुलर उस वर्ड का मतलब नहीं पता, बट देन अगर वो सेंटेंस के साथ में पढ़ रही हूँ तो मुझे आइडिया लग जाता है कि ओके इसका ये मतलब हो सकता है, तो मैं उसे जोड़ देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से होती है, तो ये भी इसके अंदर में आती है, ठीक है। नेक्स्ट जो लर्नर्स है उनको एनालाइज करनी चाहिए जो नेचर ऑफ कंटेंट है, ताकि उनका ये पता चल सके उनको कि ये फिक्शनल स्टोरी है, फिक्शनल पैसेज है या नॉन फिक्शनल है, ठीक है, ये इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। देन लास्ट उनको ना रीडिंग को ना समहाउ ऐसे करना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं या प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, ये उनको पहले से तय करना पड़ता है, ठीक है, वो फिक्स करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा डीपली पढ़ोगे, जब आप प्लेजर के लिए पढ़ रहे हो तो आप उस चीज़ पे फोकस करोगे कि हाँ मुझे मज़ा आ रहा है, ठीक है, ये होता है। देन अगर आप एडवांस रीडिंग की बात करते हो तो जो एम होती है एडवांस रीडिंग का वो होती है बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मतलब आप जब किसी भी पैसेज को पढ़ते हो उसकी डीपर लेवल्स पे फोकस करते हो कि इसके पीछे की मीनिंग क्या है या उनका रेफरेंस क्या है, वो क्या बताना चाहते हैं, तब वो होती है एडवांस लर्निंग। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल की ओपिनियन होती है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है, वो भी मायने रखती है, वो किस तरीके से इंटरप्रेट करता है, इवैल्यूएट करता है या सवाल उठाता है उसके ऊपर, ठीक है, कोई भी क्रिटिसाइज़ करता है, वो सारी चीज़ मैटर करती है। अब जो एडवांस रीडिंग होती है उसमें कॉम्प्लेक्स थिंकिंग मैटर करती है। कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एज एन हम बहुत डीपली सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है, किसके पीछे का वो क्या है, वैल्यू क्या है, उनकी पर्पस क्या है लिखने का, ये है एडवांस। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ व्हाट इज़ नरेटिव टेक्स्ट, और इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, ठीक है। अब नरेटिव टेक्स्ट की अगर आप बात करो तो ये एक जब ही हम स्टोरी करते हैं ना, एक राइटिंग है जिसमें हम स्टोरीज़ वगैरह लिखते हैं, ठीक है। अब वो फिक्शनल हो सकती है, नॉन फिक्शनल हो सकती है कि रियल इवेंट्स पे भी बेस्ड है, ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। ये हो सकता है कि वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, फिक्शनल नरेटिव्स के ऊपर बेस्ड है, या आर्ग्यूमेंटेटिव नरेटिव्स या आर्ग्यूमेंट्स वगैरह है उसके अंदर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब ओवरऑल जो स्टोरीज़ वगैरह होती है चाहे फिक्शनल हो नॉन फिक्शनल हो जो भी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर में आ जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी पर्पस होती है इसके क्रिएशन का। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करते हो तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन का मतलब है जो इंट्रोडक्शन होती है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जो स्टार्टिंग है नरेटिव का, जहाँ पे कैरेक्टर या जो भी सेटिंग्स है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है रीडर्स के सामने कि ये कैरेक्टर्स है, इनका ये रोल है मेन, ठीक है। मतलब जो कौन कौन इसमें रहने वाला है या क्या एक्चुअल में स्टोरी में होगा, जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो है ओरिएंटेशन। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस। अब कॉम्प्लिकेशंस में क्राइसिस इमर्ज होती है, जो भी क्राइसिस या कन्फ्लिक्ट होने वाली है वो इमर्ज होती है, ठीक है, जिसको बाद में हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और ये एक आप ऐसा बोल सकते हो कि मेन पार्ट या ऐसे पार्ट है जहाँ पे एकदम से वो कुछ आता है कि हाँ ये दो कैरेक्टर्स के बीच में या फिर ये चीज़ें, ये क्राइसिस होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन पार्ट। अब क्योंकि क्राइसिस हो चुका है तो अब रिजॉल्व करना कैसे है, ठीक है, उसका सल्यूशन पे काम करेंगे, वो किस तरीके से कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, किस तरीके से कैरेक्टर्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें होती है। एंड देन द लास्ट वन इज इसके अंदर में लेसन होता है, मतलब जो मोरल ऑफ द स्टोरी होती है ना, वो होती है कि एंटायर स्टोरी जो आपने पढ़ी है उसका रेजोल्यूशन क्या निकल के आ रहा है या उसका मोरल क्या निकल के आ रहा है, ये सारी चीज़ें आती है नरेटिव के अंदर में। हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डज डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, ठीक है। नरेटिव तो आपने पढ़ा, आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेक्स्ट की बात करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नॉर्मली होता है जब भी हम किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में या कोई सामान के बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर जो रीडर है उसको इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि वो उस चीज़ को एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर रही है, ठीक है ना, रियल वे, ठीक है, प्रॉपर वे में, तो उसे डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट बोलती है, ठीक है। अब जो डिटेल्स होती है इसके अंदर में वो
नॉर्मली रीडर्स के माइंड में एक अलाइव कैरेक्टर की तरह होता है, या ऐसा लगता है कि वो खुद वो लाइफ जी रही है, इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। मतलब थोड़ा रियलिस्टिक उसको दिया जाता है व्यू, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में नॉर्मली बहुत सारे जेनरीज वगैरह जो आप देख सकते हो, हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवेल्स होती है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि इवन अगर कोई रेसिपी डिस्क्राइब कर रहा है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। लाइक आप जब रेसिपी पढ़ते हो तो बोलते हैं ना कि इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अनोखा होने वाला है, वैसा लाइक वो ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं ना जिससे हमें एक्चुअल में लगता है कि हाँ यार स्वाद तो मिल रही है वैसी वाली फीलिंग आती है, ठीक है। तो उसे भी डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। अब इसके अंदर में प्लॉट होता है, सीन होता है, ऐसे वगैरह में हो सकते हैं, वो आर्टिकल के फॉर्म में हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ों में होती है, ठीक है। प्रोमिनेंट टाइप जो मेन टाइप है, अगर आप उसको देखो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, तो हो सकता है वो पर्सन के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, प्लेस या खुद के बारे में या दूसरों के बारे में पोइम्स वगैरह लिख रहे हैं, या फिर जो भी ट्रैवलिंग या मेमोरी हमारा जो भी एक्सपीरियंसेस है उसके बारे में लिख रहे हैं, नेचर के बारे में लिख रहे हैं। मतलब इसमें सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। ओवरऑल हर टाइप की चीज़ों में हो सकते हैं। इट्स जस्ट कि वो थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाना है, ठीक है, और डिस्क्राइब करना है प्रॉपर, ताकि सामने वाले को पूरा चीज़ें समझ आ जा रहा है वो पढ़ के, ठीक है। देन अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रीफली डिफाइन द फॉलोइंग सिलेबल, IPA, डायग्राफ साउंड और डिप्थोंग साउंड, ठीक है। सिलेबल की अगर आप बात करते हो तो एक सिलेबल एक साउंड है जो वॉवल की साउंड निकलती है। मतलब जब भी हम कोई वर्ड पढ़ेंगे उसमें ऐसा होता है कि एक बार वॉवल की साउंड है, ये 2 बार है, मतलब वॉवल इन द सेंस कि AEIOU, ठीक है, जिसका साउंड निकलता है। और समटाइम्स वाई को भी एक वॉवल की तरह कैलकुलेट किया जाता है अगर वो AEIOU का साउंड क्रिएट कर रहा है तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्राई, अब फ्राई जब आप बोल रहे हो, ठीक है, फ्राई तो आई का साउंड आ रहा है लास्ट में, राइट। अब ये जो वाई होगा ये एक क्या बोलते हैं सिलेबल है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि ये आई का फॉर्म दे रहा है, मतलब आई का साउंड निकल रहा है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसका आप देख सकते हो, लाइक इन्फर्नो अगर आप बात करते हो, लाइक इन्फर्नो, ठीक है, तो इन में पहला आ रहा है आई का साउंड, ठीक है, फर में, ठीक है, ई का साउंड आ रहा है, एंड देन नो तो ओ का साउंड आ रहा है, तो इसमें 3 सिलेबल है, ठीक है, यहाँ पे। तो ऐसे इस तरीके से होते हैं। आप वाटर की बात करते हो, ठीक है, तो वाटर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, वो में ए का साउंड आ रहा है। टर अगर आप बात करते हो तो उसमें ई का साउंड नहीं, हाँ ई का साउंड आ रहा है, टर, हाँ ई का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 सिलेबल है। आपको जो भी वॉवल का साउंड निकल रहा है ना किसी भी वर्ड्स में, वो होता है सिलेबल, ठीक है। अब अगर आप IPA की बात करो, IPA दैट इज़ इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो ये एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो फोनेटिक नोटेशन को डिज़ाइन करती है। लाइक आप बोल सकते हो कि इंग्लिश को किस तरीके से प्रोनाउंस होती है, लैटिन अल्फ़ाबेट्स वगैरह भी होती है, एंड डिफरेंट होती है ना। मतलब जो भी इंग्लिश की इंडिविजुअल जो साउंड होती है किसी भी चीज़ को स्पीक करने, किसी भी चीज़ को बोलने का, डिस्क्राइब करने का, जो भी आवाज़ निकलती है वो होती है, ठीक है। अब ये इसलिए होती है क्योंकि अगर आप हर तरह के एक्सेंट को देखो तो हर पर्सन एक ही वर्ड को डिफरेंटली प्रोनाउंस करती है, ठीक है। कि ब्रिटिश इंग्लिश में वही सेम वर्ड को अलग तरीके से प्रोनाउंस कर रही है, अमेरिकन इंग्लिश में अलग तरीके से, इंडियन का कुछ अलग एक्सेंट निकल के आ जाएगा, किसी और का कुछ अलग निकल के आ जाएगा, इस तरीके से होती है, ठीक है। तो इसलिए जो साउंड होती है वो दोनों अलग अलग होती है। इवन ऐसा है कि फॉर सपोज जो वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है बात और ग्रास का, ठीक है, इन दोनों में एक ही सिंगल ए यूज़ हुआ है, राइट, लेकिन ये साउंड अलग क्रिएट करेगी। एक छोटा है एक बड़ा जाता है, देखो बात, ठीक है, ये फटाक से ख़त्म हो जाता है, थोड़ा सा साउंड आता है। देन ग्रास वो थोड़ा सा लंबा जाता है, मतलब लॉन्ग साउंड जाता है, ठीक है। तो ये होती है लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड। मतलब नॉर्मली कि एक चीज़ है, भले ही वो सेम वर्ड यूज़ हुई है उसके अंदर, आई मीन सेम लेटर यूज़ हुई है, साउंड सेम निकल रही है, बट वो थोड़ा लॉन्ग और शॉर्ट का वो डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये IPA है, मतलब किस तरीके से प्रोनाउंस करना है किसी भी वर्ड को, या जो एक्सेंट है इंग्लिश का उसे बोलते हैं, ठीक है, वो वेरियस IPA पे बेस्ड होती है। देन आप डायग्राफ साउंड की अगर आप बात करते हो तो जब भी 2 कंसोनेंट एक साथ आके, ठीक है, एक अलग ही साउंड क्रिएट करती है। मतलब है वो 2 कंसोनेंट, लेकिन वो जब एक दूसरे के साथ मिल जा रही है तो वो अलग ही बिल्कुल ही साउंड क्रिएट कर रही है इंडिपेंडेंटली। तो वो होता है जैसे कि C और H, ये अलग साउंड क्रिएट करती है, दोनों कंसोनेंट है, ठीक है। लेकिन जब हम प्रोनाउंस करते हैं किसी वर्ड के साथ मिला के दोनों एक साथ है, तो लाइक चिन, आउच, शिप, पुश, अब जब ऐसे बोलते हो साउंड ही बिल्कुल अलग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये होती है, ठीक है।
अब अगर आप डिप्थंग साउंड की बात करते हो तो एसेंशियली ये एक डायग्राफ की तरह होती है, लेकिन वॉवेल्स के साथ फॉर्म होती है। मतलब जैसे कि डायग्राफ में ऐसा था कि दो कॉन्सोनेंट मिलके अलग साउंड क्रिएट कर रही है, डिप्थंग में ऐसा होता है कि दो वॉवेल्स एक दूसरे के साथ आके एक सिंगल साउंड या फिर एक नया साउंड क्रिएट करती है। ठीक है, यूजुअली ऑयल की आप बात करो, टॉय की बात करो, ठीक है, ओ और वाई जा रही है ना, बट एक अलग साउंड निकल के आ रही है। देन ऑल की बात करो या रेन की बात करो, इस तरीके से होती है। ठीक है, कि दो दो मिलके बट एक अलग ही साउंड निकाल रही है, मतलब एक अलग आ रहा है उसमें। ठीक है, देन हम पढ़ लेते हैं व्हाट आर द बैरियर्स विच इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि मतलब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स वगैरह आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो आप जो मेजर बैरियर्स की बात करो तो सबसे पहला है डिस्टोरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू सेवरल ट्रांसफ़र स्टेशंस। मतलब जब ऐसा होता है एक मैसेज, ठीक है, एक पर्सन से पास हुई है, फिर दूसरे उसने किसी और को बताया, फिर उसने किसी और को, किसी और को, किसी और को, जब ये मल्टीपल लेवल्स हो जाता है ना किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने का या कम्युनिकेट करने का, तो मैसेज हमेशा म्यूटेड हो जाता है, या फिर कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लास्ट तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, मैंने तुम्हें कुछ समझाया, ठीक है, अब तुम ये सेम चीज़ अपने फ्रेंड को समझाओगे, ठीक है, तो तुम एग्जैक्ट वर्ड तो यूज़ नहीं करोगे, तुम उसको और कम वर्ड में समझाने की कोशिश करोगे। जैसे कि बुक में और ज़्यादा था, अब मैं उसको थोड़ा कम शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम ऐसे कर रहे हो, फिर धीरे धीरे वो बहुत कम हो जाएगा, फिर पता नहीं लास्ट तक पहुँचते पहुँचते उसका मतलब भी चेंज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है और मतलब कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में। दूसरा, रेप्रेशन और ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन ड्यू टू फियर ऑफ सुपीरियर्स। तो इंडियन कंटेक्स्ट में स्पेशली अगर बात करें तो जो सुपीरियर्स होते हैं, मतलब स्पेशली अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में हो, तो हम अपने सुपीरियर्स के डर से या फिर उनको इम्प्रेस करने के लिए कई चीज़ें हम नहीं बोल पाते कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो एक ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हो जाती है, या फिर हो सकता है हम अनफिल्टर्ड शेयरिंग नहीं कर पाते प्रॉपर सुपीरियर्स के सामने। ठीक है, तो उनके फेवर में रहने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें छुपा लेते हैं या इन्फॉर्मेशन को आधा अधूरा ही बताते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी आती है कई बार। ठीक है, या तो ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है या तो वो छुपा ले रहे हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली वो बोल नहीं पा रहे, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, ये एक बैरियर है। ठीक है, तीसरा, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ड्यू टू नेगेटिव टेंडेंसी जनरेटेड थ्रू ग्रुपिज्म एंड इन ग्रुप आउट ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन। तो ऐसा होता है कि विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन भी, मतलब एक ही कंपनी के अंदर, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आप देखते हो तो ग्रुप होते हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, राइट। इंटरेस्ट के बेसिस पे हो सकता है, एज के बेसिस पे हो सकता है, इथनिसिटी या अदर फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे ग्रुप बन जाते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 3 ग्रुप का आपस में मतभेद चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेशन है, या उनके बिलीव्स वगैरह क्लैश हो रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से कन्वर्सेशन का जो डेकोरम है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है। नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ कम्युनिकेटिव एफिशिएंसी ड्यू टू द सिलेक्शन ऑफ अनसुइटेबल मीडिया। अब जो मीडियम का सिलेक्शन है कि आप किस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हो, कौन सा मीडियम ट्रांसफ़र कर रहे हो मैसेज को ट्रांसफ़र करने का, ठीक है, उसका कॉस्ट क्या है, ट्रांसमिशन का नेचर क्या है, या आपके टारगेटेड ऑडियंस क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। जैसे कि कुछ होता है ना कि अगर फॉर सपोज किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, तो बहुत टफ हो जाता है कि हम किस तरीके से बताएं। इवन अगर शादी के फंक्शंस होते हैं, स्पेशली सबसे बड़ा एग्जांपल आप लो तो किसी के घर पे शादी होती है तो हम घर पे जाके कार्ड देते हैं। लाइक अभी तक तो वैसे ही चल रही है, अभी व्हाट्सएप वाला उतना नहीं आया, हालांकि अभी आ रहे हैं, बट ऐसा होता है मेनली जो मानते हैं कि अपनों के घर हम खुद जाते हैं, उन्हें कार्ड देते हैं और उन्हें बुलाते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं पर्सनली एक मीटअप हो एंड देन हम उन्हें बुलाएं अपनी खुशी के मौके पर और वैसी चीज़ों पर। ठीक है, कैजुअली बात करना है तो हमने फ़ोन वो कर ली, या फिर कुछ ऐसा है कि हाँ कुछ वैसे लाइक लव लेटर भेजने या फिर किसी फ्रेंड को दूर भेजने, बट कुछ अलग क्रिएट करना है, या हमें थोड़ा सा ओल्ड फैशन है जो थोड़ा अच्छा भी लगता है कई बार, तो लेटर वगैरह डाल रहे, तो वो मैसेज के ऊपर है। अगर बहुत अर्जेंट नहीं है तो आप लेटर डाल सकते हो, अर्जेंट है आप फ़ोन कर सकते हो, नहीं है कुछ ओकेजन है आप मिल के बताना चाहते हो तो आप मिल के बता सकते हो। ये सारे मीडियम को सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही चीज़ बताती है एक सुइटेबल मीडिया आप चूज़ करोगे तो वो एफिशिएंसी आपकी क्रिएट करने के, वरना वो ख़राब कर लेंगे। स्पेशली डिजिटल रिवोल्यूशन के बाद, इंटरनेट और स्मार्टफोन आने के बाद ये एक प्रीफर्ड मीडिया हो चुका है जो सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड कम्युनिकेटिव एफिशिएंसी ड्यू टू द इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड कंजक्शन ऑफ चैनल्स।
मतलब जब बहुत सारे इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन या बहुत सारे डिटेल्स हो जाते हैं ना, तो जो अंडरस्टैंडिंग या प्रोसेसिंग होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की सिचुएशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन या बर्नआउट्स हो जाती है लिसनर के ऊपर कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे। लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि फॉर सपोज स्पेशली अगर मैं एग्जांपल दूँ ऑनेस्टली, तो जो कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती है मतलब बात उतना ही रहेगा कि मेन पॉइंट ये है कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, इस तरीके से फंक्शन करना है कि कंपनी को इस बार इतनी ग्रोथ मिलनी चाहिए, बट वो उस चीज़ को 1 घंटे तक ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये होता है, ठीक है। तो इसलिए फ्रस्ट्रेशंस वगैरह होती है, ठीक है। ये कंपनी को जाके कोई नहीं बताएगा मेरे तो इस तरीके से होती है, ठीक है। देन डिस्क्राइब स्किमिंग एंड स्कैनिंग एज रीडिंग स्ट्रेटेजीज। तो स्किमिंग की अगर आप बात करते हो तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप एक लेंदी टेक्स्ट होता है उसको थोड़े से टाइम में आपको पढ़ना है पूरा, ठीक है, प्रॉपर। मतलब बहुत लेंदी है वो टेक्स्ट, लेकिन आपको थोड़े से टाइम में ख़त्म करना है, ठीक है। तो मेन है कि आपको जो मेन आइडिया लेना है, बस उसमें से जो भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है टॉपिक में से, आपको डीप एनालिसिस नहीं कर सकते हो आप थोड़े टाइम में, ठीक है। क्योंकि डीप एनालिसिस करने के लिए आपको प्रॉपर हर चीज़ें, हर लाइन पढ़नी पड़ेंगी। बट स्किमिंग में ऐसा होता है, आप नॉर्मली ऊपर से नीचे पूरा देखते हो, वो कर लेते हो कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये आइडिया मिलना है हमें, इस पैराग्राफ से ये आइडिया मिल गया, ये आइडिया मिल गया, जल्दी जल्दी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। मतलब सारे वर्ड पे फोकस नहीं कर रहे हो, मेन क्या देने वाला है या जो इटलिक या बोल्ड में दिया है आप उस चीज़ पे फोकस करते हो, या जो नंबर्ड या बुलेटेड लिस्ट होती है उस पर फोकस करते हो, ठीक है। स्कैनिंग की आप बात करते हो तो स्कैनिंग में भी कीवर्ड्स या ऑर्गेनाइजेशनल क्यूज होती है। मतलब जो गोल होती है ना स्कैनिंग का, वो ये होती है कि पर्टिकुलर फैक्ट को आप ढूंढते हो। मतलब आप पूरा ऊपर से नीचे छान मारते हो कि ये वर्ड कहाँ मिल रहा है। वो होता है ना वर्ड मीनिंग खोजने में स्पेशली हम करते हैं, पूरा पैसेज को ऊपर से नीचे देखते हैं, ये वर्ड कहीं मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और मिल गया, एंड दिस इज़ कॉल्ड स्कैनिंग, ठीक है। इस तरीके से होती है नॉर्मली, ठीक है, कि आप एक टॉपिक या एक पर्टिकुलर वर्ड्स को लोकेट करने की कोशिश करते हो, देन उसके अकॉर्डिंग वहाँ से आप कीवर्ड्स वगैरह निकाल लेते हो एंड देन आंसर्स वगैरह कर देते हो, ठीक है। अब इसमें कई बार मल्टीपल स्कैन्स की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको नहीं मिल रहा है या मल्टीपल कीवर्ड्स वगैरह, तो वो मल्टीपल टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा या देखना पड़ेगा, ठीक है। हम आ जाते हैं हाउ इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन डिफरेंट फ्रॉम इनफॉर्मल। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो सिंपली एक ऐसा कन्वर्सेशन होता है जो फॉर्मल डोमेन में या फॉर्मल जगह पे होती है, ठीक है। ऑफिसेस वगैरह आप बोल सकते हो, सेमिनार्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे थोड़ी फॉर्मली वो चीज़ें की जाती है, ठीक है, ताकि हम कोई भी ऑफिशियल या डोमेन स्पेसिफिक पर्पस वगैरह जो होती है उसको कर सकें। यहाँ पे कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता है, उसका कोई कंसर्न नहीं होता, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। आपको लैंग्वेज का जो यूज़ करना है वो भी फॉर्मल होना चाहिए, प्रॉपर आप ग्रीट कर रहे हो फॉर्मली एक दूसरे को, देन इंट्रोडक्शन दे रहे हो, देन स्पेसिफिक टॉपिक पे बात हो रही है। इसके अंदर में 7 C's आती है। सबसे पहला कैंडिडनेस। कैंडिडनेस मतलब आपको बायस नहीं होना है और सिंसियरली बात करना है, ठीक है, पूरा सिंसियर होकर। दूसरा क्लैरिटी, आपका जो भी मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, कि टू द पॉइंट है, प्रॉपर क्लियर है, सामने वाले को समझ आ रहा है। नेक्स्ट इज कंप्लीटनेस। जब भी आप कुछ भी कर रहे हो तो पूरी क्लैरिटी के साथ पूरा मैसेज आप कंप्लीटली बताओगे, ताकि सामने वाले को ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसाइसनेस। तो फॉर्मल कन्वर्सेशन में मेन होता है कि हम किस तरीके से थोड़े से शब्दों में चीज़ों को अच्छे से प्रॉपर ब्रीफ कर पाए, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सुनेगा जब तक वो कॉर्पोरेट मीटिंग्स की बात ना हो, वहाँ पे सुननी पड़ती है, बॉस होते हैं ना। खैर ओके। कंक्रीटनेस की अगर आप बात करो तो मेन जो स्पेसिफाइड चीज़ें हैं या जो डेफिनेट एकदम चीज़ है, जो भी मेन थिंग है, ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए कि हम वैल्यू करते हैं टाइम को, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा फालतू की ऑब्जेक्टिव्स या वैग चीज़ें उसमें ऐड नहीं करती है, मेन टू द पॉइंट स्पेसिफाई करके कंक्रीट वे में बताती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ करेक्टनेस, कि मैसेज करेक्ट होना चाहिए ड्रामेटिकली, उसमें बहुत सारे एरर्स वगैरह नहीं होने चाहिए, स्ट्रेच आउट नहीं होना चाहिए ज़्यादा। कर्टेसी की अगर आप बात करो तो उसकी जो वॉइस है वो पोलाइट होनी चाहिए, प्लेजेंट होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए थोड़ा, ठीक है, कि वो पूरी क्लैरिटी के साथ, पूरी कन्विक्शन के साथ अपने आइडियाज़ को रख रहा है। देन अगर आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हो तो इसमें ज़्यादा रूल्स नहीं होते, सिंपली एक रेगुलर कन्वर्सेशन जो होते हैं, पर्सनल कन्वर्सेशन वो होता है, ठीक है। लाइक आप रेगुलरली अपने फ्रेंड से मिल रहे हो, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, रिलैक्स हो, कैजुअल, आप ओपनली आप कुछ भी वैसे कर रहे हो आराम से, ठीक है। आपसे जो छोटा है उनसे भी बात कर सकते हो सकता है जो आपसे बड़े हैं उनसे थोड़ा सा प्यार से आप बात करो, रिस्पेक्टफुल बात कर रहे हो, बट वो उतना फॉर्मल वे में नहीं होगा, ठीक है। स्टिल आप इनफॉर्मल सेटिंग्स में हो, क्योंकि आप अपने आइडियाज़ को फ्रीली मतलब वो कर सकते हो,
रख सकते हो लोगों के सामने, टर्न्स वगैरह आपको मिलती है, ठीक है। आप ओपन एंडेड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हो, ठीक है। जो चाहे वैसे बात कर सकते हो, अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है नॉर्मली जो दिसंबर 2023 की एग्ज़ाम हुई थी ना उसकी है, ठीक है। तो या पढ़ लेना, मैं बाकी के भी जो है ना कुछ 3-4 क्वेश्चंस वगैरह हैं जो हमारे 3-4 से एग्ज़ाम वगैरह के निकाले, वो भी मैं नेक्स्ट अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।